नमस्कार दोस्तों, ज्ञान भारती के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज से हम शुरू करेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़ यानी संक्रामक रोग, जो कि किसी न किसी वेक्टर के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और उसके बाद हमारी कम्युनिटी में फैलते हैं और एक महामारी का रूप ले लेते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे बैक्टीरियल डिसीज़ की, और पहला डिसीज़ हमारा रहेगा टिटनेस, कि ये कैसे फैलता है और इसके टारगेट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और इसके रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो आज से हम शुरू करते हैं संक्रामक रोग। आइए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक टिटनेस। डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिसीज हम पढ़ेंगे। तो टिटनेस जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। टिटनेस बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कोलेस्ट्रीडियम टिटेनाई। ध्यान रखेंगे, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कि कोलेस्ट्रीडियम टिटेनाई वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टिटनेस फैलता है। ऑल्सो नोन एज लॉकजा, इसे लॉकजा भी कहते हैं क्योंकि जो इसके सिम्टम्स आते हैं उसमें जबड़े का लॉक हो जाना सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम जो है वो होता है टिटनेस में। हिंदी में इसे धनुष टंकार भी कहा जाता है क्योंकि एक धनुषाकार आकृति जो है वो मरीज की स्पाज्म आने की वजह से हो जाती है। तो मोस्टली हमें तीन नाम टिटनेस, लॉकजा और धनुष टंकार याद रखने हैं। बैक्टीरिया मेक ए पॉइजन टिटनेस टॉक्सिन। दिस टॉक्सिन ब्लॉक नर्व सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कार्ड टू मसल्स काज्ड सीवियर मस्कुलर स्पाज्म टारगेट एरिया नर्वस सिस्टम। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो इसका टारगेट एरिया होता है वो होता है नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम को टिटनेस का जो बैक्टीरिया है जो कि प्रोड्यूस करता है टिटनेस टॉक्सिन, यहाँ पर आप देखिएगा, मेक ए पॉइजन टिटनेस टॉक्सिन, एक जहर का निर्माण करता है जिसे टिटनेस टॉक्सिन कहते हैं। और ये टॉक्सिन करता क्या है? ये टॉक्सिन करता है ब्लॉक्स नर्व सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कार्ड टू मसल, यानी जो नर्व सिग्नल ट्रांसफर होते हैं स्पाइनल कार्ड से मसल्स की तरफ कि अब हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है, ये संदेश देने के लिए। तो उन सिग्नल्स को ब्लॉक करने का काम जो है वो टिटनेस टॉक्साइड, टिटनेस बैक्टीरिया के जो पॉइजन टिटनेस टॉक्सिन होता है वो इन सिग्नल्स को ब्लॉक करने का काम करता है। अब हम देखते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब ऐसा समय जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है और अपने संक्रमण के असर को दिखाने के पहले तक का समय, यानी कितने समय तक वो हमारे शरीर में एक निष्क्रिय अवस्था में रहा और उस निष्क्रिय अवस्था में उसने अपने आप को डेवलप किया और डेवलप करके अपनी आप को अपनी ग्रोथ को बढ़ाया। और फिर उसके बाद जो सिम्टम्स हैं हमारे शरीर में, पहले सिम्टम्स जो डेवलप हुए तो इंटर होने से लेकर और पहले सिम्टम के डेवलप होने के बीच के समय को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली 10 डेज, जो सामान्यतः है टिटनेस टॉक्सिन्स यानी टिटनेस कोलेस्ट्रीडियम टिटेनाई का जो इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है वो सामान्यतः 10 दिन माना जाता है, यूजुअली 10 डेज। बिटवीन 3 से 21, यानी 3 से लेके 21वें दिन तक ये कभी भी सक्रिय हो सकता है। सामान्यतः जो 10वां दिन होता है वो इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है, लेकिन 3 से 21 दिन के बीच कभी भी डेवलपमेंट या सिम्टम्स जो है वो मिल सकते हैं। इंडोस्पोस्ट बैक्टीरिया की एक रेस्टिंग फेज होती है जो कि न्यूट्रल फेज में पड़े होते हैं और किसी भी शरीर में प्रवेश करते हैं। तो किसी भी पिनिट्रेटिंग वुंड यानी किसी भी पंक्चर वुंड जो कि गहराई में जाके मसल्स को डैमेज करते हैं, ऐसे वुंड के माध्यम से बैक्टीरिया यानी कोलेस्ट्रीडियम टिटेनाई जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और वो अवस्था जो है वो इंडोस्पोर्स अवस्था यानी रेस्टिंग फेज कहलाती है। इंडोस्पोर्स जो है वो प्रवेश कर जाते हैं जो कि टिटनेस के फैलने का सबसे बड़ा कारण होता है। आइए हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा टिटनेस फैलने की संभावना किन जगहों पर पाई जाती है। तो मोर कॉमन इन सोल रिच, जहाँ पे मिट्टी और धूल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हो, हॉट गर्म जगह, डेम्प नमी वाली जगह, और एंड इन एडिक्वेट इम्यूनाइज्ड पीपल, यानी जिनका वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हुआ है उनमें ये संक्रमण फैलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। रस्ट, आयरन ऑक्साइड, जंग जिसे हम जंग कहते हैं, और सामान्यतः समाज में हमारे ऐसा माना भी जाता है कि जो रस्ट होती है, जंग होती है, जंग लगा लोहा अगर हमें लग जाए तो टिटनेस बहुत जल्दी फैलता है।
तो रस्ट जो है, आयरन ऑक्साइड जो है, जो बाहर पड़ा हुआ सामान्य तौर पर बाहर पड़ा हुआ लोहा होता है, उससे संभावना रहती है टिटनेस के फैलने की। कोलिस्ट्रीडियम टिटनाई कॉमनली फाउंड इन, जो कोलिस्ट्रीडियम टिटनाई जो है वो सामान्यतः मिट्टी में, धूल में, मैन्योर्स यानी डिकम्पोज्ड फॉर्म पेड़ पौधों का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, खाद बनाने की प्रक्रिया हो सकती है। तो जो मैन्योर्स होते हैं वहाँ भी अगर कोई इंजुरी हमें लग जाए और वो वहाँ पे मैन्योर्स हो, वहाँ पे डिकम्पोज्ड पार्ट पड़े हो, तो वहाँ से भी टिटनेस फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इन चीज़ों को हमें याद रखना है। और फिकस और सलाइवा यानी मलमूत्र और लार से भी जो है वो फैलने की संभावना टिटनेस की होती है। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में ध्यान देते हैं कि टिटनेस टॉक्सिन्स बाइंड प्री सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन ऑफ जंक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड मसल, जिसे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ध्यान देंगे, टिटनेस टॉक्सिन्स जो होते हैं वो बाइंड होते हैं, चिपकते हैं प्री सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन से। कहाँ की प्री सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? न्यूरॉन्स यानी मोटर न्यूरॉन्स जो कि हमें प्रतिक्रिया करने के लिए संकेत देते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, और मांसपेशी जहां पे एक्शन चल रहा है। मोटर न्यूरॉन्स जहां पर जिस मांसपेशी से जाके अटैच होते हैं, वहां पर पाई जाने वाली प्री सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन से टिटनेस टॉक्सिन्स बाइंड होते हैं, चिपकते हैं, और ये करते क्या हैं? ब्लॉक गाबा एंड ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर। ये गाबा और ग्लाइसिन दो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि मांसपेशी जो कि कार्य कर रही है उसे संकेत देते हैं कि अब आप रिलैक्स हो जाएं, को टिटनेस टॉक्सिन्स जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। ध्यान देंगे, ब्लॉक गाबा एंड ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर दे प्ले रोल इन रिलैक्सेशन ऑफ मसल। तो मांसपेशी को रिलैक्स करने वाले दो न्यूरोट्रांसमीटर गाबा और ग्लाइसिन को टिटनेस टॉक्सिन्स ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से मसल स्पाज्म क्रिएट होता है और उस मसल स्पाज्म की वजह से एक सिंपैथेटिक पैरालिसिस की स्थिति बन जाती है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि टिटनेस में किस तरह की पैरालिसिस पाई जाती है, तो उसका जवाब होगा स्पास्टिक पैरालिसिस। और इसका कॉज क्या है? तो मसल स्पाज्म, क्योंकि गाबा और ग्लाइसिन ट्रांसमीटर को ब्लॉक कर दिया जाता है टिटनेस टॉक्सिन्स की वजह से। और ये ब्लॉकेज होता कहाँ पे है? प्री सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां पर मोटर न्यूरॉन और मसल जाके मिलती हैं। उस जंक्शन की प्री सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन पे बाइंड होके ब्लॉक करते हैं गाबा और ग्लाइसिन को टिटनेस टॉक्सिन्स। ये हमें ध्यान रखना है और बिल्कुल नहीं भूलना है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टिटनेस। तो आइए अब हम जानते हैं टिटनेस के टाइप्स के बारे में। तो सामान्यतः 4 तरह के टिटनेस होते हैं, टाइप्स होते हैं। पहला है जनरलाइज्ड टिटनेस, दूसरा है नियोनेटल टिटनेस, तीसरा है लोकल टिटनेस और चौथा है सिफेलिक टिटनेस। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं जनरलाइज्ड टिटनेस के बारे में। जनरलाइज्ड टिटनेस मोस्ट कॉमन टाइप 80%। जनरलाइज्ड टिटनेस जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप होता है। 80% केसेस में जो है वो जनरलाइज्ड टिटनेस पाया जाता है। प्रेजेंटेशन डिसेंडिंग होता है, यानी जो टिटनेस फैलने की दिशा होती है वो डिसेंडिंग होती है, यानी डाउनवर्ड होती है। ध्यान रखना है, जनरलाइज्ड टिटनेस 80% केसेस में पाया जाता है। फैलने की दिशा जो होती है वो डिसेंडिंग होती है, यानी डिक्रीजिंग मैनर, यानी ऊपर से नीचे की ओर डिक्रीजिंग मैनर यानी डिसेंडिंग पैटर्न में ये डिसीज फैलती है। फर्स्ट साइन क्या आता है? फर्स्ट साइन आता है लॉकजा, जो कि टिटनेस का एक नाम भी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो फर्स्ट जो सिम्टम आता है वो होता है लॉकजा, यानी मरीज का जो जबड़ा है वो जाम हो जाता है, वो खुलता नहीं है। मरीज का जो जबड़ा है वो जाम हो जाता है। जो पहला सिम्टम आता है वो है लॉकजा, मरीज का जबड़ा जो है वो जकड़ के तेजी से जाम हो जाता है। उसके बाद फेशियल स्पाज्म, जो दूसरी कंडीशन बनती है वो होती है फेशियल स्पाज्म, यानी मसल पे स्पाज्म टाइप के फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसे कि रीसस सार्डोनिकस कहा जाता है। जो स्पाज्म का टाइप है, यानी आपको और स्पेसिफाइड टाइप अगर पढ़ना है तो इस फेशियल स्पाज्म का जो टाइप है वो होता है रीसस सार्डोनिकस टाइप का स्पाज्म। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट होता है लॉकजा, सेकंड होता है फेशियल स्पाज्म जो कि राइसस सार्डोनिकस टाइप का होता है। तीसरा होता है स्टिफनेस ऑफ नेक, यानी तीसरा जो डिसेंडिंग मैनर में, यानी जबड़ा
जबड़े से फिर फेस से अब गर्दन पे आते हैं, तो गर्दन में स्टिफनेस ऑफ नेक का सिम्टम मिलता है। स्टिफनेस ऑफ नेक में जो गर्दन है वो बिल्कुल कड़ी हो जाती है और मरीज को पकड़ के जब हम उठाते हैं तो गर्दन सहित उसका पूरा शरीर जो है वो उठने लगता है। गर्दन बिल्कुल इस तरह का मूवमेंट नहीं करती है, मरीज अपनी दाढ़ी को अपने छाती से नहीं लगा पाता, उसकी गर्दन बिल्कुल टाइट रहेगी और उठाने पे बिल्कुल वो इस मैनर में उठता जाएगा। उसके बाद जो चौथा सिम्टम आता है वो होता है डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, यानी सबसे पहले लॉक जा, उसके बाद फेशियल स्पाज्म, उसके बाद फिर नेक स्टिफनेस और उसके बाद आती है डिफिकल्टी इन सॉलोइंग यानी घुटकने में दिक्कत होना। और यहीं पे एक कंडीशन क्रिएट होती है, कई बार ऐसा डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्रिएट होता है कि अगर किसी को निगलने में दिक्कत हो रही है और पानी बार बार बाहर आ रहा है तो ऐसा लगता है कि ये रेबीज का केस होगा, लेकिन हमें हिस्ट्री और इस मैनर जो डिसेंडिंग मैनर आ रहा है इसको कोरिलेट करते हुए मरीज की पहचान करनी है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना है कि ये टिटनेस का केस है या रेबीज का केस है। हमें एकदम से इस सिम्टम के आधार पर रेबीज पे नहीं चले जाना है, डायग्नोसिस पे नहीं चले जाना है। तो डिफिकल्टी इन सॉलोइंग चौथा सिम्टम जो है वो होता है। उसके बाद होता है रिजिडिटी इन पेक्टोरल एंड काफ मसल। इसके बाद जो है पेक्टोरल और काफ मसल, इन दो मसल्स को याद रखेंगे, पेक्टोरल और काफ मसल, इन दो मसल्स में रिजिडिटी यानी कड़ापन आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो अदर सिम्टम आते हैं वो होता है एलिवेटेड टेम्परेचर, मरीज को बुखार बने रहना, एपिसोडिक रैपिड हार्ट रेट यानी हार्ट रेट का बीच बीच में बहुत तेज हो जाना और बीच में सामान्य हो जाना, रैपिड एलिवेटेड हार्ट रेट, इंक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर का बढ़े रहना। प्राइमरी स्टेज में, शुरुआती स्टेज में जो रक्तचाप है वो अपने को बढ़ा मिलता है, लेकिन अगर टिटनेस पूरी तरह फैल गया और बहुत सारे अंगों को उसने अपनी चपेट में ले लिया तो रक्तचाप में नीचे भी मिल सकता है, लेकिन सामान्यतः रक्तचाप बढ़ा मिलता है। इसके बाद फ्रीक्वेंटली स्पाज्म, और स्पाज्म आने की जो प्रक्रिया है वो लगातार बनी रहती है। तो इस डिसेंडिंग मैनर को हमें याद रखना है जनरलाइज्ड टिटनेस के फॉर्म और सिम्टम्स में। और एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम जो कि टिटनेस का एक की नोट सिम्टम या रेड लाइन सिम्टम है वो है उसका बॉडी शेप जो कि ओपिस्थोटोनस पोजीशन होती है। ओपिस्थोटोनस यानी धनुषाकार का हो जाता है, जिसे कि ब्रिजिंग पोजीशन भी कहते हैं। ब्रिजिंग पोजीशन जिसमें धनुष जैसी आकृति बनती है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में ओपिस्थोटोनस पोजीशन या ब्रिजिंग पोजीशन कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आइए अब हम जानते हैं नियोनेटल टिटनेस के बारे में। तो नियोनेटल टिटनेस फॉर्म ऑफ जीटी अकर्स इन न्यूबॉर्न। फॉर्म ऑफ जीटी यानी जनरलाइज्ड टिटनेस, कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक जनरलाइज्ड टिटनेस का ही फॉर्म है जो कि नियोनेट्स यानी न्यूबॉर्न बेबीज में पाया जाता है, इसीलिए इसे नियोनेटल टिटनेस का नाम दिया गया है। फॉर्म है ये जनरलाइज्ड टिटनेस का ही जो कि 80% केसेस में पाया जाता है, होता न्यूबॉर्न्स में है। यूजुअली नॉट वैक्सीनेटेड मदर्स, ऐसी मदर जो कि प्रॉपर वैक्सीनेटेड नहीं होती या कि नॉन वैक्सीनेटेड होती हैं, उनमें ये डिसीज यानी नियोनेटल टिटनेस बच्चों में होने की संभावना अत्यधिक पाई जाती है। इन्फेक्शन थ्रू अनहील्ड अम्बिलिकल स्टंप व्हेन कट विथ नॉन स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। इन्फेक्शन का सोर्स और इन्फेक्शन का तरीका इसमें क्या होता है कि जब अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से अम्बिलिकल कार्ड को काटा जाता है, अम्बिलिकल स्टंप को जब काटा जाता है अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से, तो वहां पे चूंकि मदर जो है वो नॉन वैक्सीनेटेड होती है या वैक्सीनेटेड होती ही नहीं है, ऐसी कंडीशन में अनस्टरलाइज्ड जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि अम्बिलिकल स्टंप में कट देता है, तो उस अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से टिटनेस फैलने की संभावना न्यूबॉर्न को अत्यधिक बढ़ जाती है। और यही एक सोर्स है जो कि मदर के नॉन वैक्सीनेटेड होने की वजह से बेबी में न्यूबॉर्न टिटनेस का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब हम देखते हैं टिटनेस का तीसरा टाइप यानी लोकल टिटनेस। लोकल टिटनेस अनकॉमन फॉर्म ऑफ डिसीज, ये डिसीज का एक अनकॉमन फॉर्म होता है, काफी कम देखने को मिलता है लोकल टिटनेस। लोकल टिटनेस इसे कहा क्यों जाता है अब ये जानते हैं। persistent contraction of muscle in area of injury persistent many weeks only 1% case are fatal। यानी कि अगर किसी एरिया में किसी एक लोकल पार्ट में इंजुरी हुई है और वो हील अप नहीं हो पा रहा है, तो वहां के लोकल एरिया की जो मसल्स हैं, नॉट ये जनरलाइज्ड टिटनेस नहीं है इसलिए पूरी बॉडी में स्पाज्म नहीं आएगा,
एक लोकल एरिया यानी जहां पे घाव लगा है उस लोकल एरिया में ही, लोकल मसल्स में ही एक स्पाज्म जो है वो क्रिएट होता रहेगा और ये इन्फेक्शन जो है वो परसिस्टेंट मैनी वीक्स यानी कई सप्ताह तक चल सकता है। यानी लोकल चोट की वजह से लोकल मांसपेशी में जो स्पाज्म क्रिएट होता है वो पैटर्न जो है वो लोकल टिटनेस कहलाता है। और सिर्फ 1% केस ही फैटल होते हैं, यानी सिर्फ 1% केसेस में ही मर्ज के गंभीर होने और मरीज के जान गंवाने का खतरा होता है। इसके अलावा हम देखते हैं लास्ट सिफेलिक टिटनेस। सिफेलिक टिटनेस रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ डिसीज, यानी ये इस टिटनेस डिसीज में सबसे कम पाया जाने वाला रेयरेस्ट फॉर्म जो है वो सिफेलिक टिटनेस है। लिमिटेड इन मसल्स एंड नर्व इन द हेड, ये मांसपेशी और नर्व रूट जो सिर की होती हैं, हमारे हेड और ब्रेन की होती हैं, सिर्फ वहां तक ही ये सीमित होता है, पूरे शरीर में नहीं फैलता है। कॉज क्या होता है? स्कल फ्रैक्चर, आई इंजरी, डेंटल एक्सट्रैक्शन, ओटाइटिस मीडिया। जो इसके 4 सबसे बड़े कारण हैं वो हैं, एक तो हेड इंजरी, हेड फ्रैक्चर यानी सिर पे चोट लगना और सिर का फ्रैक्चर हो जाना। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण जो बनता है वो होता है आई इंजरी यानी आंख में चोट का लग जाना। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो इसका बनता है वो है टूथ एक्सट्रैक्शन यानी दांत का निकलवाना और उस वहां पे घाव का ना भर पाना, मावाद का बनना, संक्रमण का होना। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है वो होता है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया यानी कान में इन्फेक्शन होना और कान से मावाद आना। तो ये 4 मुख्य कारण जो हैं वो सिफेलिक टिटनेस के बनते हैं। सिम्टम्स, पैरालिसिस ऑफ फेशियल नर्व, जो इसका महत्वपूर्ण सिम्टम होता है वो होता है पैरालिसिस ऑफ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व यानी सेवंथ क्रेनियल नर्व। तो सेवंथ क्रेनियल नर्व की पैरालिसिस होने का जो कॉज है, एक वो सिफेलिक टिटनेस भी हो सकता है और ये इसका पहला सिम्टम होता है। उसके अलावा लॉकजा फेशियल पैल्सिटोसिस, लॉकजा सबसे पहले फेशियल पैरालिसिस क्रिएट होगा। फेशियल पैरालिसिस की वजह से जो जबड़ा है वो लॉक हो जाएगा, खुलेगा नहीं। और फेशियल पैल्सी यानी चेहरे पे लकवा लगना, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, फेशियल नर्व पैल्सी चेहरे पे लकवा लगना, फेशियल पैल्सी चेहरे का टेढ़ा हो जाना। और टोसिस, टोसिस यानी जो हमारी पलकें होती हैं, पलकें जो हैं वो बंद और खुल सकती हैं, इन पे हमारा कंट्रोल होता है और जो मांसपेशी इन्हें खोलती और बंद करती है उस मांसपेशी में भी शिथिलन पैदा हो जाती है और इसकी वजह से टोसिस यानी हमारी पलकें जो हैं वो झुक जाती हैं और चाह के भी हम इन्हें ऊपर नहीं उठा पाते। ऊपर उठाने पे मरीज ऐसे करके देखता है तो हमें समझ में आ जाता है कि उसे टोसिस हुआ है। तो इस फेशियल सिफेलिक टिटनेस में 2 महत्वपूर्ण फीचर हमें मिलते हैं, एक तो फेशियल पैल्सी जो सेवंथ क्रेनियल नर्व पैल्सी और उसके अलावा टोसिस, ये 2 महत्वपूर्ण सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हैं 4 टाइप टिटनेस के। तो आइए अब हम जानते हैं टिटनेस के इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन सिस्टम और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होता है वो 7 डोजेज रिकमेंड करता है, जो कि 5 डोजेज जो है वो डीपीटी के फॉर्म में जन्म से लेकर और 5वें 6वें साल तक लगाई जाती हैं। डीपीटी जो कि अब पेंटावैलेंट के फॉर्म में आ गया है, पेंटावैलेंट जिसमें डीपीटी को इंक्लूड कर दिया गया है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस के साथ में उसमें हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलिक इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो है वो इंक्लूड कर दिया गया। तो ये 5 जानलेवा बीमारियों का एक पैकेज बनके पेंटावैलेंट हो गया, जो कि पहले डीपीटी के नाम से जाना जाता था। तो डीपीटी की 5 डोसेस जो है वो लगती हैं। पहली डोज 6वें हफ्ते में, ध्यान रखेंगे, पहली डोज 6वें हफ्ते में, दूसरी डोज 10वें हफ्ते में, तीसरी डोज 14वें हफ्ते में, उसके अलावा चौथी डोज जो है वो 16 से 24 महीने में और 5वीं डोज जो है वो 5 से 6वें साल में लगती है, जिसे आजकल पेंटावैलेंट कहा जाता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, मैंने डीपीटी बस लिखा है लेकिन अब ये पेंटावैलेंट है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अब ये पेंटावैलेंट है, जिसमें 5 जानलेवा बीमारियों को शामिल किया गया है। इन 3 बीमारियों के साथ 2 और बीमारियां शामिल हैं। तो पहला जो डोज है टिटनेस का डीपीटी के साथ में यानी पेंटावैलेंट के साथ में कहेंगे हम 6वें हफ्ते में 6th वीक में, सेकंड 10th वीक में, थर्ड जो है 14th वीक में, फोर्थ जो है 16 to 24 मंथ में और फिफ्थ जो है वो 5 से 6वें यानी 5 to 6 ईयर में लगता है। इसके बाद 2 डोसेस जो है वो टिटनेस टॉक्साइड यानी अब यहाँ पे कोई और मर्ज की वैक्सीन नहीं है, यहाँ पे प्लेन टिटनेस टॉक्साइड है जिसकी 2 डोज लगती हैं, पहली 10वें साल में और दूसरी जो है 16 से 16वें साल में। पहली ध्यान देंगे 10वें साल में और दूसरी जो है वो 16वें साल में। तो अब यहाँ पे एक
सवाल और आता है कि डोसेस लगती कैसे हैं, तो वो डोसेस लगती हैं इंट्रामस्कुलर यानी मांसपेशी में। डीपीटी के फॉर्म में जो चौथी और पांचवी डोज लगती है उसे बूस्टर डोज भी कहा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो टोटल 7 डोज जो है वो लगती हैं, 5 पेंटावैलेंट के फॉर्म में जिसमें डीपीटी इंक्लूड है। तो 6वें हफ्ते, उसके बाद 10वें हफ्ते, उसके बाद 14वें हफ्ते, उसके बाद 16 से 24 महीने में, और उसके बाद 5 से 6वें में। तो चौथी और पांचवी को बूस्टर डोज भी कहा जाता है। उसके बाद जो टिटनेस टॉक्साइड की 2 डोज लगती हैं, वो पहली 10वें साल में और दूसरी 16वें साल में। इसके बाद फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में अब जानते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को 2 वैक्सीन जो है वो टिटनेस टॉक्साइड की लगती हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। उस कंट्रोवर्सी के बारे में आपको आगे बताता हूँ। प्रेग्नेंट वुमेन को 2 डोज लगती है। पहली ईयरली इन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी की जानकारी हमें जैसे ही होती है तो पहली डोज जो है वो लग जाती है, और दूसरी लगती है उसके 4 हफ्ते यानी लगभग 1 महीने बाद। तो 2 ये डोज जो है वो रिकमेंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए की गई है। अच्छा, बात करते हैं कंट्रोवर्सी की। तो कंट्रोवर्सी यहाँ पे ये क्रिएट होती है कि अगर पहली प्रेगनेंसी में मदर प्रॉपर वैक्सीनेटेड यानी 2 डोज वैक्सीनेटेड है, और सेकंड प्रेगनेंसी विद इन 3 ईयर्स हो जाती है, यानी 3 साल के अंदर अगर दूसरी प्रेगनेंसी आ जाती है, तो उस समय सिर्फ 1 डोज रिकमेंड की जाती है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए टिटनेस की। और अगर ये प्रेगनेंसी 3 साल के बाद आती है तो प्रॉपर 2 शेड्यूल जो लगते हैं टिटनेस के, इन अर्ली इन प्रेगनेंसी और सेकंड आफ्टर 4th वीक, तो वो डोज जो है वो लगाई जाती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसे भी हम बूस्टर डोज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा बूस्टर डोज, इफ मदर रिसीव 2 टिटनेस टॉक्साइड डोज इन लास्ट प्रेगनेंसी एंड गेट अगेन प्रेग्नेंट विद इन 3 ईयर, देन ओनली 1 डोज ऑफ टिटनेस टॉक्साइड रिकमेंडेड। इसे बूस्टर डोज कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रेगनेंसी के बूस्टर डोज के बारे में पूछ लिया जाए तो ये 3rd डोज जो कि विद इन 3 ईयर प्रेग्नेंट वुमेन को लगानी है, वो बूस्टर डोज कहलाती है। अगर 3 साल के ऊपर निकल जाता है मामला, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो उस समय ये दोनों जो शेड्यूल है वो अप्लाई होंगे। अब यहाँ पे हम जानेंगे टिटनेस के इंजेक्शन के 2 प्रकार के बारे में। तो एक प्रकार है टीआईजी, जिसे टिटनेस इम्यून ग्लोबुलिन कहते हैं, टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन टीआईजी, और दूसरा होता है टीटी यानी टिटनेस टॉक्साइड। तो टिटनेस टॉक्साइड जो जनरली यूज किया जाता है, और टीआईजी जो कुछ खास फॉर्म में, किसी खास फॉर्मेट में इस्तेमाल किया जाता है। तो टीआईजी के बारे में जानते हैं। यूज्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट टिटनेस इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनाइजेशन फॉर 3 to 4 वीक। यानी अगर किसी को टिटनेस का संक्रमण लग गया है या लगने की प्रबल संभावना है, और वो व्यक्ति टिटनेस के शेड्यूल का पालन जिसने कभी नहीं किया हो, ऐसे व्यक्ति को टीआईजी लगाया जाता है, जो कि तुरंत फैले टिटनेस के अगेंस्ट एक पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रदान करता है 3 से 4 हफ्ते के लिए। तो यहाँ पे हम समझेंगे टीआईजी क्या है। टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि ऐसे केस में जिसे टिटनेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टिटनेस के सिम्टम्स आ गए हैं, उसे टीआईजी लगाया जाता है। और टीआईजी क्या करता है, एक पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट करता है एक शॉर्ट टाइम के लिए। ये टाइम होता है 3 से 4 हफ्ते का, जिससे कि मरीज जो है वो टिटनेस के संक्रमण से सीधे बचाव कर सके, और टिटनेस का जो असर है उसके ऊपर ना होने पाए। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए टीआईजी का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे व्यक्तियों में जिनने कि टिटनेस शेड्यूल का पालन नहीं किया है या वैक्सीनेटेड बिल्कुल नहीं है, और ये जो टीआईजी है ये टिटनेस संक्रमण लगने के 24 घंटे के अंदर ही लग जाना चाहिए। उसके बाद जानते हैं टीटी एंड टिटनेस टॉक्साइड के बारे में। इफ यू हैव इंजरी एंड हैव नॉट अ बूस्टर डोज विद इन पास्ट 5 ईयर, गेट टिटनेस बूस्टर विद इन 48 आवर। अगर कोई ऐसा केस हुआ है जिससे कि इंजरी हुई है, और इंजरी जो है अगर कोई ऐसा केस हुआ है जिसे इंजरी हुई है, और उस इंजर्ड केस में उस इंजर्ड पेशेंट ने पिछले 5 साल में टिटनेस की एक भी डोज नहीं ली है, तो ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे या 48 घंटे मैक्सिमम, जिसे हम सामान्यतः 48 घंटे कहते हैं, 48 घंटे के अंदर टिटनेस टॉक्साइड की एक बूस्टर डोज लग जानी चाहिए। सामान्यतः अस्पताल में कोई भी केस आता है एक्सीडेंटल हो तो उसे टिटनेस लगा दिया जाता है, क्योंकि कई बार लोगों को ध्यान नहीं रहता कि हमने लास्ट डोज कब लगवाई है या शेड्यूल हमारा कब का था। तो लगाना चाहिए और लगाई जाती है।
इसका पालन जनरली बहुत तरीके से और अच्छे से किया जाता है सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में हर जगह। अगर ऐसा कोई केस आता है जिसे इंजरी हुई है और उसने पिछले 5 सालों में टिटनेस की डोज नहीं ली है, तो उसे 48 घंटे के अंदर, इंजरी होने के 48 घंटे के अंदर टिटनेस टॉक्साइड की बूस्टर डोज लगाई जाती है, जिससे कि वो एक इम्यूनिटी जो है फ्यूचर के लिए ये बूस्टर डोज उसे प्रदान कर सके। और इसके अलावा टिटनेस का एक शेड्यूल हर व्यक्ति को अप्लाई करना चाहिए, वो है रिसीव टिटनेस वैक्सीन एवरी 10 ईयर, यानी हर 10 साल में टिटनेस की वैक्सीन लगवाते रहना चाहिए। उसके अलावा इंजरी के समय भी अगर ऐसा हो कि हमें याद नहीं है कि हमने टिटनेस कब लगवाया है, तो लगवा लेना चाहिए सामान्य तौर पे, जिससे कि हमारी एक इम्यूनिटी या बूस्टर डोज की वजह से एक इम्यूनिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है।